अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में एक दफ़ा फिर उजरती कातलों यानी शूटर्स ने सर उठाना शुरू कर दिया है और बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जिनके अंदर बाकायदा तौर पे उजरती कातलों को सुपारी दी जाती है कि फ़लाँ शख्स को टारगेट करना है। इसके अंदर ना तो सियासतदान महफूज हैं, ना आम शहरी महफूज हैं और अब सरकारी मुलाजमीन भी शूटर्स के निशाने पर हैं। इसी तरह का एक वाक़या मुस्लिम टाउन के इलाके में पेश आया जब FBI के डिप्टी कमिश्नर अपने दोस्त के साथ गाड़ी पर जा रहे थे कि शूटर्स ने उनको निशाना बनाया और उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जिससे मौजाना तौर पे वो बच गए। केस दर्ज किया गया और उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने CIA पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक ने सुपारी पकड़ी थी और 2 शूटर्स हैं। मुलजमान को किसने डिप्टी कमिश्नर के ऊपर फायरिंग करने की सुपारी दी थी और उसकी वजह अनात क्या है, पुलिस मुलजमान तक कैसे पहुंची, ये तमाम तफसीलात जानते हैं। फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार और दोनों शूटर्स को CIA HRA ने पकड़ा है और तीनों मुलजमान जो है वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में और CIA इनसे तफ्तीश भी कर रही है। आला कत्ल वगैरह बरामद किया है या नहीं किया, ये तमाम तफसीलात जानते हैं। पहले सहूलतकार से और फिर शूटर से जानते हैं कि किसने इनको डिप्टी कमिश्नर FBI के ऊपर फायरिंग करने का कहा, कितने पैसे लिए, कैसे ये सारा प्लान बना, इनको कैसे इंगेज किया, ये तमाम तफसीलात जानते हैं। आपका नाम क्या? तफसीर मेरा नाम है, तफसीर हुसैन मेरा नाम है। तफसीर क्या करते हैं आप? प्राइवेट सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड हैं? जी। अच्छा, और कितने अरसे से सिक्योरिटी गार्ड हैं? तकरीबन 9 साल से। 9 साल से। और कोई और काम वगैरह भी करते हैं या सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का काम? नहीं, बस सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ। सिक्योरिटी कंपनी से खर्चा वगैरह पूरा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा ज़रा बोल रहे हैं। जी हो जाता है। खर्चा वगैरह पूरा हो जाता है। कितनी तनख्वाह है वहाँ पे? 48,000। 48,000, ये तो बड़ी अच्छी तनख्वाह है। जी। अच्छा, पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? साहिवाल के। साहिवाल में। और कोई लाहौर में आना जाना मुस्तकिल सुकून इख्तियार कर लिया? अभी लाहौर में रहायश है। ठीक है। ये किन लोगों पे फायरिंग करने का आपको टारगेट मिला था? ये जी दोस्त हैं मेरे, शेख उस्मान साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि इनके साथ मेरा कोई मसला है। ठीक, तो शेख उस्मान भी सिक्योरिटी गार्ड हैं? नहीं जी। वो क्या करते हैं? प्राइवेट लैंड का काम करते हैं। थोड़ा और आवाज ऊंची कीजिएगा। प्राइवेट लैंड का काम करते हैं। जमीनों का काम करते हैं? जमीनों का काम। शेख उस्मान। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा इनके साथ है कोई मसला। ठीक। तो इनको डराना है। अच्छा। तो मैं ये मेरे हैं मुलाजिम। किन के साथ मसला था उसका, शेख उस्मान का? सुलेमान भट्ट साहब के साथ। वो कौन है सुलेमान भट्ट? डिप्टी कमिश्नर FBI। आपको बताया उन्होंने कि ये डिप्टी कमिश्नर FBI हैं जिनसे मेरा मसला है? डिप्टी कमिश्नर नहीं बताया, सिर्फ ये बताया मुलाजिम है। किस चीज़ में मुलाजिम है? FBI में। ये शेख उस्मान ने आपको बताया? अच्छा। तो उसने फिर हमें घर दिखाया, इनका दफ्तर दिखाया। मैंने फिर लड़कों को दिखाया, जाके घर दिखाया, दफ्तर दिखाया। फिर ये लड़के 3-4 दिन फिरते रहे, वो उनको नजर नहीं आए। ठीक है। लास्ट दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन उनकी गाड़ी इनको नजर आई है। अच्छा। तो इन्होंने उनकी गाड़ी के ऊपर फायर किए। तो जब ये शेख उस्मान ने आपको कहा कि FBI के मुलाजिम के ऊपर फायरिंग करनी है तो उसने आपको क्यों कहा? इससे पहले भी आप ऐसे कामों में मुलविस रह चुके हैं? नहीं सर, उसने हमें 2 लाख रुपया दिया कि यार ये सिर्फ डराना है और कोई बड़ा मसला नहीं। 2 लाख आपने मांगे या उसने दिए? नहीं, उन्होंने दिए हमें कि ये इस काम के हैं। अच्छा। आपने भी 2 लाख के मुतालबा किया या आपने कहा नहीं और पैसे भी चाहिए? नहीं, बस 2 लाख लिया हमने। ठीक है। 2 लाख लेने के बाद असलहा वगैरह कहाँ से आया? 2 लाख लेने के बाद 25-25 हज़ार रुपया मैंने इनको दिया। ठीक है। इनको वो सारी जगह दिखाई, उनका घर दिखाया, उनका ऑफिस दिखाया। फिर ये रैकी करते रहे वहाँ। 3-4 दिन ये रैकी करते रहे। लास्ट दिन ये फिर इंसिडेंट हुआ। इस काम के अंदर आपका कोई तजुर्बा वगैरह पहले? नहीं सर। बंदों को मारने या डराने वगैरह का? नहीं सर। तो फिर उसने आपको क्यों कहा? ऐसी क्या वजह थी कि उसके ज़हन में आप ही आए? सिक्योरिटी कंपनी में था, इस वजह से उसने कहा इनको वेपन शैपन चलाना आते हैं। तो आपने खुद क्यों नहीं किया? आपने फिर आगे बंदे क्यों लिए? बस सर, मैं खुद नहीं करता। तो उसने आपको ये नहीं बताया या आपने नहीं पूछा कि वजह क्या है, तुम्हारी इसके साथ क्या दुश्मनी है? नहीं सर, बस थोड़ा ऊंचा बताइएगा। बस यही कहता था कि मेरा इनके साथ कोई मसला है। पूरी नहीं बात बताई। ठीक। इन लड़कों का आपके ज़हन में कैसे है कि ये आपको जो टारगेट मिला है वो ये कर सकते हैं? मैंने सर, ये बच्चे थे उधर मेरे पास ही रहते थे, इनसे पूछा, मैंने कहा यार इस तरह फायर करके डराना है बंदे को। तो इन्होंने कहा हम डरा लेंगे। इनको मैंने 25-25 हज़ार रुपया खर्चा दिया और फिर इनको जगह दिखाई, घर दिखाया, उनका वो ऑफिस दिखाया,
इनको पिस्तौल दिया 30 बोर। ये 3-4 दिन फिरते रहे। लास्ट दिन जब उनकी गाड़ी इनके सामने आई तो इन्होंने उनके ऊपर फायर किए। तफसीर साहब, आप बता रहे हैं कि 48,000 आपकी तनख्वाह है और आप सिक्योरिटी गार्ड हैं। जी जी। आज के दौर में 48,000 रुपया सिक्योरिटी गार्ड को मिलना कोई मामूली बात नहीं है। तो क्या ऐसी वजह थी कि आप इस काम में आ गए, और जबकि आपको पता भी था कि ये बंदे की जान भी जा सकती है, ये इसको टारगेट किलिंग कहा जाता है, जिस काम के आपने 2 लाख रुपए पकड़े, क्यों आपने पकड़ा है? कोई तो वजह होगी ना, वो वजह क्या है? गलती हो गई सर। नहीं, गलती तो अब आप कह रहे हैं ना, उस टाइम अगर ना पकड़े जाते तो कभी भी नहीं आपने गलती का एहसास नहीं होना था। तो क्या जहन में क्या आया, यानी शेख उस्मान आपके पास आया, उसने आपको कैसे? लालच आ गई जो है ना, पैसों की लालच में आ गए। बस ये वजह? जी सर। और कोई वजह नहीं? नहीं सर। तो आपका ख्याल है कि अगर वो कामयाब आप हो जाते तो आपने और भी काम करने थे फिर ऐसे? नहीं सर। आपको अब एहसास हो रहा है गलती का जब पकड़े गए हैं, अगर ना पकड़े जाते फिर क्या प्लान थे? नहीं, कोई आगे और प्लान नहीं था। कोई भी? अच्छा, इंसान के अंदर कोई जुर्म करने की एक हिस्स होती है, और अगर वो हाथ खुला हो तभी कर। पहले कोई इस तरह का वाकया किया? हाँ, 1-2 पर्चे हैं पहले। 1-2 पर्चे किस चीज़ के हैं? एक 324 का है ये तो एकदम कत्ल हो गया। जी। और एक 94 का है डकैती का। जी। और बस यही। यानी आप डकैतियाँ भी करते रहे हैं, और तो 324 की हुई थी आप पे? झगड़ा हो गया था। तो तब भी सीधी गोली मार दी थी? बंदा बच गया या मर गया बाद में? नहीं, बच गया था। तो डकैती कहाँ पे की थी? ये स्टूडेंट लाइफ में पर्चा हुआ था। अच्छा। स्टूडेंट थे उस टाइम, पर्चा हुआ था। नहीं, डकैती तो की ना, स्टूडेंट थे, यानी कहाँ पे की थी? नहीं, 86 पर्चा हुआ था। तो 392 कैसे हुआ? 394 86 हो गया, 392? ये इकट्ठे ही 3 पर्चे हुए थे। अच्छा, डकैती नहीं की कभी? नहीं, डकैती नहीं। ठीक हो गया। राना तफसीर का भतीजा जिसने 25,000 रुपये लेके फायरिंग के लिए हमी बरीदी से भी जानते, तुम्हारा नाम क्या है? एजाज। इजाज, क्या करते हो? मुलाजम हूँ सर। कहाँ पे? इधर भैंसें वगैरह रखी हुई हैं उधर। भैंसें वगैरह? जी। किस तरह रखी हैं भैंसें? राणा साहब। राना साहब क्या लगते हैं तुम्हारे? चाचू। सगे? जी। अच्छा, और मिलना जुलना रोजाना का है या कभी कभी मुलाकात होती है? जी, इधर ही होती रहती है मुलाकात। इनकी भैंसें जहाँ पे पड़ी हैं जी। रखी हुई हैं, उसी डेरे पे तुम मुलाजिम हो? जी। और 15,000 तुम्हें मिलता है? जी सर। कभी कोई वारदात वगैरह की है तुमने? नहीं सर। कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर। वैसे किधर के रहने वाले हो? रावलपिंडी। रावलपिंडी के? जी। तुम्हारे चचा ने तुम्हें आके क्या कहा? सारी तफसील बताओ, कितनी दफ़ा मिले, क्या कहा, किस तरह तुम्हें कायल किया कि ये करना है? सर, इस काम के सिलसिले में उन्होंने कहा था कि फायर करना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है। फिर हम लोग, इन्होंने घर दिखाया हमें, तकरीबन इन्होंने एक बार घर दिखाया, फिर हम लोग, बोलो। मैंने कहा एक दिन इन्होंने घर दिखाया, फिर मैं और ये मेरा दोस्त मूसा, हम लोग 3-4 दिन उधर घर के पास घूमते रहे। अच्छा, कितनी देर? तकरीबन सर दिन को 2 घंटे, इतने 3 घंटे बस। अच्छा, तो वहाँ पे घूम के क्या करते? रैकी करते? जी, रैकी करते रहे। अच्छा। तो फिर चौथे दिन सर हम लोग उधर दफ्तर के पास गए, तो उधर घूमते रहे। हमें 4 बजे हमें गाड़ी नजर आई। अच्छा। तकरीबन 4:30। तो उस टाइम हम लोगों ने फायर किए गाड़ी। अच्छा, असला चलाया हुआ कभी पहले? नहीं सर, पहली दफ़ा असला चलाना था? जी। असला इन्होंने दिया था? जी सर। तो फिर कैसे, जब तुम्हें सामने से नजर आया डिप्टी कमिश्नर सलमान भट्ट आते हुए गाड़ी में, क्या किया तुम? मोटरसाइकिल पे थे, पैदल थे? मोटरसाइकिल पे। अच्छा, फिर क्या किया? पीछा किया? जी सर। कितनी देर तक पीछा करते रहे? थोड़े ही सर, तकरीबन 10 मिनट। अच्छा। जी। पीछा कहाँ से करना शुरू किया था? दफ्तर से। कहाँ पे है दफ्तर? दफ्तर का वो कहाँ तक पीछा किया? ये आगे नहर तक। अच्छा, फिर नहर पे आके क्यों फायरिंग की? नहर पे आके वो सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी, उधर हम लोगों ने बस 3 फायर किए, तो हम लोग बाइक पे वापस चले तो गए। तुम्हें तो राना साहब कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग करना था, डराना था, तुमने गाड़ी पे फायर क्यों किया? सर, मेरा पाँव स्लिप हो गया फुटपाथ पे। तुम तो मोटरसाइकिल पे बैठे थे, तो पाँव कैसे स्लिप? नहीं, खड़े उधर सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी ना, हाँ। तो हम लोग उधर खड़े थे, खड़े हुए हैं, तो मैंने उतर के फायर हवाई फायरिंग कैसे करते? ऊपर को करके? जी, ऊपर। तो अगर ऊपर करके भी पाँव स्लिप हो तो गाड़ी पे फायर कैसे चला गया? और गाड़ी पे सर एक आधा फायर लगा है। अच्छा, तुम्हें पता था गाड़ी में कौन बैठा है? नहीं सर। कोई नहीं पता था? सर, तो तुम्हें उस बंदे की शक्ल कैसे पता थी? गाड़ी का नंबर पता था बस? जी। बंदे का नहीं पता था? बंदे का। और अगर उसको गोली लग जाती फिर?
नहीं सर, सिर्फ उन्होंने कहा था भी बंदे को नहीं, मतलब फायर नहीं करना, डराना था। इनके बकौल तो तुमने हवाई फायरिंग करनी थी, गाड़ी पे फायर हो गया, अगर वो लग जाता उसे फिर? बस सर गलती हो। कितने पैसे मिले तुम्हें? 25,000 तुमने मांगे थे या इन्होंने खुद ही दिए? इन्होंने दिए। कुछ शर्मिंदगी? बहुत ज़्यादा है सर। किस बात की शर्मिंदगी है? गलती हुई है सर हम लोगों से। अच्छा, इसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? दोस्त है सर। हाँ भाई मूसा, क्या करते हो तुम? जी सर, मैं ऊंचा बोलो। पिज़्ज़ा शॉप पे काम करता हूँ, काम अच्छा। सीखा हूँ पिज़्ज़ा शॉप का। अच्छा, जी। तो इसको कैसे जानते हो? इजाज़ को? एजाज मेरा दोस्त है, मोहल्ले में रहते हैं हम, हम्म, तो आना जाना एक दूसरे के साथ उठना बैठना है हमारा। हम्म, तो एजाज ने मुझे कहा था कि छोटा सा काम है तो हमने जाना है उधर। हम्म, तो फिर चाचू के साथ गए, तो राणा साहब जिनके चाचू हैं, हम्म, उन्होंने हमें घर दिखाया था कि यार तुम्हें बाइक चलानी है, एजाज ने एक दो फायर अच्छा। करने हैं, हवाई फायर करने हैं, तो तुम बाइक ले जाओ अपनी। हम्म, तो मेरी बाइक थी सर, तो हम बाइक पे गए हैं, तो हम घर देखा है, हम्म, तो घर वगैरह वहाँ देख के 2-3 दिन हमने रैकिंग की है मेरी बाइक पे। हम्म, तो रैकिंग वगैरह करके तो फिर ऑफिस हमें पता चला, ऑफिस के जब वो ऑफिस से ऑफ हुए हैं ड्यूटी से, हाँ, तो वो घर की तरफ जा रहे थे, हम्म, तो वहाँ पे वो हमें नहर सिग्नल पे मिले हैं। हम्म, तो वहाँ पे मैं बाइक के दूसरी यानी कि अपनी बाइक मोड़ के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, हम्म। जहाँ पे एजाज ने यानी कि फाइट की है। अच्छा, तो तुम्हें पता है वैसे ये शूटर कैसे काम करते हैं, क्या होता है ये सारा काम? नहीं सर, बस गलती से। मोटरसाइकिल पे नंबर किसका लगा हुआ था? सर वो क्या नाम है, लोकल नंबर था। लगाया हुआ था नंबर? जी सर। तो नंबर क्यों नहीं उतारा था? वो सर वो हमें बस गलती हुई कि गलत काम था, तो इसलिए तो शर्मिंदगी है सर। वैसे तुम्हें पता था कि ये फायरिंग शायरिंग करनी होती है, क्या जी। होता है सारा? नहीं सर, ये वो बिल्कुल फिल्मों पता में नहीं नहीं देखा कभी? था। नहीं सर, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ बाइक पे बैठा हुआ। नहीं, तुम्हें क्या बता के ये लेके गया था? मुझे ये कहा था कि बस कोई मामला हैं किसी के साथ, हाँ, तो उसको यार डरा के आना है। कैसे डराना था ये नहीं बताया था? मैंने 2-3 फायर करने, हवाई फायर। तुमने फायर करने थे, उसने नहीं, फायर? एजाज ने। तुमने सिर्फ मोटरसाइकिल हाँ, चलानी? तुमने तो तुम मोटरसाइकिल क्यों चला- माने? मेरा दोस्त था सर, बस गलती हो गई। नहीं, दोस्त तो है, अगर दोस्त तुम्हें कहेगा कि किसी को कत्ल करना है तो तुम मान जाओगे? नहीं सर, तो फिर ये क्यों माने? इसमें भी तो बंदा मर सकता था जब बस। इजाज ने गोली चलाई। बस अकल पे पर्दा पड़ गया सर, समझ नहीं। शूटर यानी तुम बतौर शूटर पकड़े गए हो, उजरती कातिल। बिल्कुल। इसकी सजा पता है क्या होती है? नहीं सर, नहीं पता, फिर भी तुम मान गए? बहुत गलती होगी सर, पता नहीं। हाँ, दोस्त तुम जी सर। तुम्हें पता है कि उजरती कातिल का क्या सजा है कानून में? सर पहली दफ़ा गलती हुई है। और तुम्हें हमें ये नहीं पता है कि जिस बंदे के ऊपर मारा उसका वो सरकारी अफसर किस रैंक का है? नहीं सर, हमें ये भी नहीं नहीं पता, नहीं तो पता। अच्छा तफसीर साहब, आप तो लालच में आ गए, तो इन 2 लड़कों की जिंदगी क्यों खराब की? बस सर बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गलती तो हो गई, ये पहले नहीं सोचा था कि आपको तो लालच थी कि 2 लाख रुपया मिल जाएगा, उसमें से 50,000 रुपये इनको दे दी, तो इनकी जो जिंदगियां बर्बाद की हैं, इनके ऊपर जो शूटर्स का लेबल लग गया उजरती कातिलों का, वो मेरी गलती है सर। तो गलती का जाला कैसे होगा? ये तो फंस गए। अल्लाह से भी माफ़ी आप मांगते हैं। अपना भी पहले का रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बचपन का रिकॉर्ड है, तो ठीक हो गया, उसके बाद फिर आपने ये काम कर दिया। अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं और मुद्दई से भी माफ़ी मांगते हैं। नहीं, अगर मुद्दई को कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता जख्मी हो जाता या कोई और ज़्यादा नुकसान उसका हो जाता, फिर हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सगा भतीजा आपका जिसकी आपने ज़िंदगी ख़राब की, उसका दोस्त पिज़्ज़े का काम सीख रहा है, क्या सोच, इनको सोच के क्या आपने हायर किया था बस सर कि ये समझ बच नहीं आई, जाएंगे, शैतान पकड़े ने- नहीं जाएंगे? कुछ तो जहन में होगा ना कि पुलिस नाअहल है, इससे पकड़े नहीं जाना, ऐसा वैसे जहन में था कि पुलिस कोई काम कुम नहीं करती? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस पे एतबार था अपनी? पुलिस हमारा अच्छा काम करती, तभी तो पकड़ा है सर। नहीं, पहले फायरिंग करने से पहले क्या यकीन था कि पुलिस नहीं पकड़ सकेगी? नहीं, मत मारेगी सी सर, समझ ही नहीं लगी यार ये तो कोई जवाब ना होगा। डकैती भी आपने कहते हैं मत मारी गई थी, बंदे के ऊपर गोली चलाई वो भी मत मारी गई थी, अब बंदे के ऊपर फायरिंग करने का केस है तब भी मत मारी गई, ताड़ी मत ही मारी गई है। नहीं सर, इंसान परेशान होता है तो आ जाता है लालच में। यार आ खुद ही जाता कह रहे हैं कि घरेलू वो मामलात, फाइनेंशियल मामलात आपके ठीक थे, भैंसें आपने रखी हुई हैं, 30,000 रुपये आप तनख्वाह दे रहे हैं मुलाजमों को, इसका मतलब है 48,000 में से तो नहीं दे रहे, और भी कारोबार है, और भी पैसे आ रहे हैं, या यही काम करते हैं बंदे बुंदे रखे में? है। नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, मान लेते हैं। आईओ इस केस के यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे मुलजिम कह रहा है कि इनकी तो मत ही मारी गई थी, वाकई मत मारी गई थी या कोई और बात है? अमीन साहब, मुस्लिम टाउन में पर्चा दर्ज हुआ, जी। आप लोगों के पास तफ्तीश कब आई और क्या लीड थी आपके पास शुरू में? हमारे पास 3-4 दिन बाद तफ्तीश आ गई। 27-12 को ये मुकदमा दर्ज हुआ है अच्छा, थाने बस। मुस्लिम टाउन में। अच्छा जी,
तो तफ्तीश आ गई 3-4 दिन बाद हमने CDR पर और इनकी लोकेशन पर काम किया। इनको हमने गिरफ़्तार किया। पहले राना तफसीर को गिरफ़्तार किया, इन शूटरों को गिरफ़्तार किया। राना तफसीर जो है सिक्योरिटी मुलाजिम है अच्छा DHA में। तो इसको शेख उस्मान ने कहा कि FBR के जो डिप्टी कमिश्नर उनको थोड़ा डराना है। शेख उस्मान का को उनके साथ मामला चल रहा शेख उस्मान पकड़ा गया। शेख उस्मान भाई उसने रिटायरमेंट करवाई हुई है, अच्छा तो उसकी गिरफ्तारी मतलब 31 को उसकी पेशी इंशाल्लाह उसकी बेल कैंसिल करवाएंगे। ठीक है। तो शेख उस्मान ने राना तफसीर को 2 लाख रुपया दिए। तो फिर राना तफसीर ने 2 अपने एक भतीजा है और एक इसका मुलाजिम है, 2 शूटर तैयार किए। तो ये जो राना तफसीर है इसके ऊपर जो पहले पर्चे हैं उनके अंदर क्या तफ्तीश है, चलान हुआ है, क्या हुआ? वो तमाम मुकदमे चलान हुए, 2 324 के हैं, बाकी 92 के हैं, 13 भी 65। वो तो कहता है कि गलती, वो तो सियासी पर्चे हुए थे मेरे पे। वो सियासी पर्चे कोई नहीं है, ये स्टूडेंट दौर में कर रहा मेरे पे हुआ, लेकिन ये मुकदमों में चलान हुआ है। ठीक है। अभी आपने सुना कि वो कहता मेरी मत मारी गई थी, कितनी दफ़ा इसकी मत मारी? बस ये इसको असले में महारत है, ये सिक्योरिटी मुलाजिम होने के हवाले से। तो मत शत को नहीं मारेगी, वे डाउन बढ़ना चाहता था। तो इसने अपने भतीजे को तैयार किया, मुलाजिम को तैयार किया, 2 शूटर तैयार किए, उनको असला दिया। तो उन्होंने 2-3 दिन ये जिस दिन ये फायरिंग किया उस दिन भी ये साथ था। इसके पास रेंज रोवर गाड़ी थी, ये साथ। वो इसने वो पुरानी सी गाड़ी है, 2009 मॉडल है, तो इसने ली हुई थी। तो इसके अपना वो भी हमने कब्जे में ले लिए। तो असला भी बरामद हो गया। तो वो अल्लाह की कुदरत से वो बंदा FBR और डिप्टी कमिश्नर बच गया। वैसे उन्होंने कसर को नहीं छोड़ी। बहुत शुक्रिया अमीन साहब। आपने आईओ की गुफ्तगू सुनी। DSP साहब के पास चलते हैं और माहिर नफ्सियात से भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर में यूजुअली देखने में ये आता है कि जो टारगेट किलिंग होती है वो ज़ाती अनात, मफादात, लेन देन का तनाज़ा और रंजिशें या जेलसी आप कह लें, हसद, उसकी बुनियाद पे होती है। जिस केस के ऊपर आज आपसे प्रोग्राम करें और जो आपने मुलजमान को पकड़े हैं, जो मुदई है वो डिप्टी कमिश्नर FBR है और उसके साथ जो शख्स बैठा हुआ था वो भी सेम स्टेटस का वो भी डिप्टी कमिश्नर ही था। मुलजमान ने क्यों कर इतनी बड़ी यानी सुपारी पकड़ी और ऐसे बंदे को टारगेट किया? इसमें सर ये है, जो मुलजम है ना, ये राना तफसीर और इसने आगे 2 बंदे जो हायर किए थे, ये मूसा और इजाज़। ये एक बंदा है शेख उस्मान, वो कोई प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी का कोई बेनामी अकाउंट FBR ने ट्रेस किया था। ठीक है। उनकी बातचीत चल रही थी FBR के साथ कि ये आपका बेनामी अकाउंट निकला है, तो आप ये जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक उनकी डील चल रही थी कि आप पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएं। इन बिटवीन जो शेख उस्मान था वो उस कंपनी की तरफ से एक फ्रंटमैन तौर पे जाके उनसे डील करता था डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जी हमारा इतना बेनामी नहीं है, ये नहीं है। जब वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने विद प्रूफ सारे उनको दिखा दिए कि ये आपका बेनामी का है, तो यू हैव टू पे, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो पीछे जो निजी कंपनीज़ का ये फ्रंटमैन था, इसने अपनी हद तक महसूस की कि मेरे ये कहने पे काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि इन बिटवीन FBR की और इनकी सेटलमेंट भी हो गई थी, जो कानूनी तरीकाकार होता है, जो इंस्टॉलमेंट जो भी FBR वाले बेहतर समझते हैं, इनकी सेटलमेंट हो गई थी कि आपने ये पैसे जमा करवाने हैं। और ये लोग कंपनी मान गई। आपने मुलजमान की गुफ्तगू सुनी और तफ्तीशी अफसर की भी गुफ्तगू सुनी। ये ट्रेंड इंतहाई ख़तरनाक डेवलप होता जा रहा है कि लोगों ने अपने मुखालफीन को रास्ते से हटाने के लिए उजरती कातलों का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है। इससे पहले 90s के एंड में और 2000 के अवाइल के अंदर ऐसा देखने में आता था कि लाहौर की जो अंडरवर्ल्ड थी वो बड़ी मुतहरिक नज़र आती थी और इस किस्म के वाक़यात होते थे। लेकिन फिर जिस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ आई, फोर्स को उन्होंने हुकूमतों ने स्ट्रॉन्ग किया, उनको जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया, तो ये चीज़ें जो थी बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब बहुत से ऐसे केसेस रूनुमा हुए हैं जिसके अंदर दुबई, साउथ अफ्रीका और दीगर ममालिक में बैठ के लोग जो हैं शूटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं। आपने
मुलजमान की गुफ्तगू सुनी। मुलजमान तो पहले हरगिज़ ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन जब उसे जिक्र किया गया कि 392, 394, 324 के पर्चे उस पे हुए हैं तो उसने बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दे दिया। और आपने आईओ साहब की गुफ्तगू भी सुनी कि ये इस तरह की टेंडेंसीज रखता है। DSP CIA इचरा मोहम्मद अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुलजिमान तक कैसे पहुंचे, कौन से ऐसे क्लूज थे जो मुलजिमान तक लेके गए, और मुलजिमान ने कोई किसी छोटे आम शहरी या छोटे बंदे के ऊपर फायरिंग नहीं की, FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर फायरिंग की है। क्या ऐसी वजह ना थी जिसकी वजह से की? ये तमाम तफसीलात उनसे जानते हैं। अली साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आप CIA में और थानों में SHOs भी लगते रहे हैं, AVLS में भी आपने काम किया है, ये दोबारा से शूटर सर क्यों उठा रहे हैं? क्या वजह है? कहाँ पे कमी है? पुलिस की तरफ से कमियां हैं जो ये शूटर दोबारा से सर उठा रहे हैं, या कोई और वजूहत आप समझते हैं? नहीं सर, पुलिस की तरफ से तो कमी नहीं है। जितने हमारे वसाइल हैं, वसाइल के मुताबिक हम उससे बाकी 2 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने पे CI ने बड़ा काम किया और काफ़ी शूटर्स पकड़े हैं। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब वो जेल चले जाते हैं, जेल में जाके 1-2 साल में या तो मुद्दई सुलह कर लेते हैं, तो या फिर वो कोई एविडेंस कह लें या कोई इस तरह की 19-20 हो जाती है जिससे ये 2-3 साल में बाहर आ जाते हैं, तो जिससे उनको मज़ीद ताकत मिलती है। तो उसमें हमें प्रोसिक्यूशन भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और मुद्दई जिनके घर वाले या प्यारे जो कत्ल हुए होते हैं उनको भी थोड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ताकि इनको अगर सज़ा मिलेगी एक आध बंदे को तो फिर एक एग्जाम्पल बनेगी इसके लिए। बट साहब, लाहौर में यूजुअली देखने में ये आता है कि जो टारगेट किलिंग होती है वो ज़ाती अनाद, मफादात, लेन देन का तनाज़ा और रंजिशें या जेलसी आप कह लें, हसद, उसकी बुनियाद पे होती है। जिस केस के ऊपर आज आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं और जो आपने मुलजमान को पकड़े हैं, जो मुद्दई है वो डिप्टी कमिश्नर FBR है, और उसके साथ जो शख्स बैठा हुआ था वो भी सेम स्टेटस का हाँ जी, वो भी डिप्टी कमिश्नर था। मुलजमान ने क्यों कर इतनी बड़ी यानी सुपारी पकड़ी और ऐसे बंदे को टारगेट किया? इसमें सर ये है, जो मुलज़म है ना, ये राणा तफसीर और इसने आगे 2 बंदे जो हायर किए थे, ये मूसा और इजाज़। ये एक बंदा है शेख उस्मान, वो कोई प्राइवेट कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी का कोई बेनामी अकाउंट FBR ने ट्रेस किया था। ठीक है। उनकी बातचीत चल रही थी FBR के साथ कि ये आपका बेनामी अकाउंट निकला है, तो आप ये जो भी उनका प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक उनकी डील चल रही थी कि आप पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएं। इन बिटवीन जो शेख उस्मान था वो उस कंपनी की तरफ से एक फ्रंटमैन तौर पे जाके उनसे डील करता था डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जी हमारा इतना बेनामी नहीं है, ये नहीं है। जब वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने विद प्रूफ सारे उनको दिखा दिए कि ये आपका बेनामी का है, तो यू हैव टू पे, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो पीछे जो निजी कंपनीज का ये फ्रंटमैन था, इसने अपनी हद तक महसूस की कि मेरे ये कहने पे काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि इन बिटवीन FBR की और इनकी सेटलमेंट भी हो गई थी, जो कानूनी तरीकाकार होता है, जो इंस्टॉलमेंट जो भी FBR वाले बेहतर समझते हैं, इनकी सेटलमेंट हो गई थी कि आपने ये पैसे जमा करवाने हैं, और ये लोग कंपनी मान गई। कंपनी मान गई। अब वो कंपनी ने इसको शेख उस्मान को कहा भी हम तो पूरी पेमेंट दे रहे हैं, हमारी तो सेटलमेंट हो गई है। तो इसके ज़हन में था कि ये मैं भी बीच में से दिहाड़ी लगाना चाह रहा होगा कि मैं उधर से बात करके इधर से बात करके अपना हिस्सा ले लूँ। इसको इस चीज़ का रंज था कि मेरे के हुई बात पे अमल नहीं हुआ। जो डिमांड मेरी थी कि आप इस तरह कर लें, बेनामी अकाउंट्स के इतने पैसे ले लें, कम ले लें, ज़्यादा ले लें, वो डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं माने, वो ईमानदार आदमी है, वो नहीं माने। तो इसको रंज था। इसने ये जो है अपना राणा तफसीर, ये जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, राणा तफसीर भी उधर सोसाइटी में कहीं काम करता है प्रॉपर्टी का, तो इसने उसे कहा यार एक बंदे को ना ज़रा ठोकना ज़रा। तो ये भी शोखा सा है राणा तफसीर भी, इसने कहा ये मसला ही कोई नहीं है। खैर इन बिटवीन जो कंपनी की उनकी सेटलमेंट हो गई कि इतने में डन हो गया, आपने पेमेंट करवा देनी है। अब शेख उस्मान का भी किरदार ख़त्म हो गया था, मालिक थ्रू हो गए थे उनके साथ। अब शेख उस्मान ने इसको 2 लाख रुपए दिया हुआ था इस काम के लिए, जब इनकी सेटलमेंट नहीं हुई थी। राणा तफसीर को 2 लाख रुपए दिया हुआ था जब इनकी सेटलमेंट नहीं थी। अब सेटलमेंट हो गई। अब शेख ने सोचा यार मैं 2 लाख रुपए तो वापस लूँ। बात बेसिकली 2 लाख की थी। इसने इसको कहा 2-3 दफ़ा कहा यार 2 लाख दे साड़ा काम तो होया नहीं, 2 लाख दे साड़ा काम तो होया नहीं। तो इसने कहा जी मैं काम कर देता हूँ। शेख को था कि इसने काम कहा, शेख ने कहा चल काम करके 10 मिनट। इसने फिर जो है ना 2 लड़के, एक इसका भतीजा लगता है और एक इसका मुलाजिम है उधर ही अपना डेरे पे इसने रखा हुआ है। इसने इसको कहा कि ये गाड़ी आनी है, आपने इन पर फायरिंग करनी है इसके ऊपर। इसके लिए ये डिप्टी कमिश्नर साहब के घर की भी 2-3 दिन रैकी करते रहे
वहाँ से उनके वालिद साहब निकलते रहे हैं और दाता साहब जाते रहे हैं, वहाँ से आते रहे हैं। जब ये लड़के तो कि इतनी इनको नो हाउ नहीं है लाहौर की सड़कों की, ये लड़के जो हैं आपने जो भी इंटरव्यू किया इनका, फिर ये रानी तफसीर ने क्या किया, ये खुद उनको अपनी गाड़ी ड्राइव करके उनको अपने साथ बाइक पीछे लगवा के तो जाके प्रॉपर ऑफिस दिखा के आया उनका। अच्छा। ऑफिस दिखा के आया। वो ऑफिस दिखाने के उसी दिन शाम को उन्होंने मगरिब से थोड़ा पहले मुस्लिम टाउन मोड़ पे इन पे फायरिंग कर दी, जो मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद तफ्तीश आ जाती है CAE में। इसमें IG साहब बहुत ज़्यादा और CCPO साहब बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल PM ने भी नोटिस लिया। हाँ जी, PM साहब ने भी गालबन नोटिस लिया था, हमें तो यही सुनने में आया। तो FBR में भी एक ना बददिली सी पैदा हो गई थी उनमें, यानी कि वो कह रहे थे हमने फॉर द टाइमिंग काम नहीं करना, यानी हमें तफज़ नहीं है। तो IG साहब डेली रिपोर्ट लेते CCPO साहब से, DIG साहब से। तो इसमें SP साहब CIA पर्सनली तौर पे हमारे साथ ही उन्होंने काम किया। और केस कहाँ से ब्रेक थ्रू ये हुआ कि हमने पहले तो जितने CC फुटेज कैमरे थे बिल्डिंग्स के दाएं बाएं, जो ऑफिस के दाएं बाएं थे, वो हमने देखे हैं। उसमें 2-3 सस्पेक्ट आ रहे थे जो गाड़ी के पीछे जा रहे थे, उनको चेक किया, लेकिन वो रूटीन में जा रहे थे। एक स्टेज ये भी आई कि हम काफ़ी हद तक ना जो हमें मोराल हमारा डाउन हो गया था ज़रा, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने करम किया, सेफ सिटी वालों ने बड़ा साथ दिया। IG साहब के ऑफिस से एक लड़का उधर बैठा होता है, उसने बड़ी मेहनत की है, बल्कि एक हमारे IB का अदारा, उसने हमारी बड़ी हेल्प की इस काम में। तो इसमें एक स्टेज आई थी कि धर्मपुरा तक आके ना गाड़ी हमें आगे मूव नहीं थी कर रही, यानी कि हम वहाँ पे ब्लाइंड हो गए थे, स्टक हो गए थे। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, फिर मैनुअल तरीके से हमने वहाँ काम शुरू किया। 5-7 घंटे लगे। वो ऑलरेडी वहाँ कोई पुराने जानने वाले थे लोग, मैं उधर पोस्टेड भी रहा उस इलाके में। आप AVLS में? हाँ, AVLS में रहा, फिर नॉर्थ कैंट में भी मैं रहा। तो मैनुअल तरीके से लोगों से एक मैनुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की करते करते, एक गाड़ी इसकी बड़ी ना स्पेसिफिकली गाड़ी है इस बंदे की, तो वो गाड़ी का पता करते करते हम ज़रा धर्मपुरा से जोड़े पुल पहुँच गए। जोड़े पुल से आगे मज़ीद हमने मैनुअल अपनी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए घर इसका ट्रेस किया, तो ये गाड़ी खड़ी थी इसके घर के बाहर। यानी आप लोग गाड़ी तक पहुँचे? अब वो जो गाड़ी थी ना, वो गाड़ी, हाँ, यानी हमें यकीन था कि ये गाड़ी वाला जो है ना इनको ड्रॉप करके गया, हैंडलर है, ये इनको दिखा के गया। तो हमारा पहला काम था कि हम गाड़ी तक पहुँचे, आगे फिर अल्लाह माला का क्या है। लेकिन वो जब गाड़ी तक पहुँचे हैं तो इसके घर रेड किए, पकड़ा गया। तो इसके घर से भी वेपन निकले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इसने बताया कि जी हाँ मैंने करवाई है, शेख उस्मान के कहने पे करवाई है, और मूसा और इजाज़ से करवाई है मैंने फायरिंग। तो इससे पूछा क्यों करवाई है, तो इसने कहा जी उसकी कोई लेन देन का मामला था FBR के डिप्टी कमिश्नर से, तो उसने कहा था कि आपने इसको फायरिंग करनी है इसके ऊपर। तो अब शेख उस्मान का क्या स्टेटस है? शेख उस्मान ने तो इंटरम करवाई है एंटी टेररिस्ट कोर्ट से, तो इनकी प्रॉपर शनाख्त पेड भी हुई है। इनकी शनाख्त पेड अभी हमारे पास रिमांड पे हैं, तो अभी इंशाल्लाह उसकी भी बेल कैंसिल कराएंगे। और जो कंपनी वाले हैं उनका क्या किरदार बनता है इसके लिए? कंपनी वालों का सरदस्त कोई किरदार सामने नहीं आया, लेकिन यूं ही शेख उस्मान की टर्म खारिज होगी। हम तो शामिल तफ्तीश नहीं, वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ अभी तक। हम चाह रहे हैं उसकी बेल कैंसिल करवा के, क्योंकि कंपनी तक ये राना तफसीर की एक्सेस नहीं थी, शेख उस्मान की एक्सेस थी। तो हम चाह रहे हैं शेख उस्मान से पूछे कि कंपनी का क्या, अगर कंपनी का रोड हुआ तो इंशाल्लाह ताला वो भी इस मुकदमे में आएंगे। जैसे ये जो राना तफसीर है मुलजिम, जिसको 2 लाख रुपए दिया गया था कि वो ये काम करे, उसके ऊपर 392 भी है, 394 भी है, 324 भी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुलजिमान, यानी वो कहता है कि 20 साल पुराने मुकदमे हैं, लेकिन आपके आयु बता रहे थे कि उसके अंदर टेंडेंसीज हैं कि वो डॉन बनना चाहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे खासे पैसे कमाता है, 30,000 पे उसने मुलाजिम रखे में, 48,000 उसकी अपनी तनख्वाह है। तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर लोगों को तसल्ली कहाँ होती है आजकल, मुझे बताएं सर। ये 50 लाख भी कमा रहे होते हैं, इंसान की सेटिस्फेक्शन होती है ना अंदर की, वो नहीं होती आजकल। जो आपको पता, हर बंदा लालच में पड़ा हुआ है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होगी। कैसे इंश्योर करेंगे कि ये मुलजिमान जो हैं इनको कम अज़ कम इनके किए की सख्त से सख्त सज़ा? सर इसमें तो हमने ना ID पेड करवाई है, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जाके जेल के अंदर ID पेड की है। ID पेड हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। उसके बाद इनका बाकायदा हमने CDR भी निकलवाई है, इनका रूट चेक किया है, इनका वेपन, इनका जिस वेपन से बुलेट चली है, ये सारा कुछ, हाँ जी, वो फोरेंसिक भेजा है। इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी तो ये अपने कैफे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। DSP मोहम्मद अली भट्ट साहब हमारे साथ थे, और आप देख रहे थे कि सिर्फ 2 लाख रुपए की खातिर डिप्टी कमिश्नर FBR जैसे आला अफसर के ऊपर भी फायरिंग करने से मुलजिमान ने गुरेज नहीं किया, और सिर्फ 2 लाख रुपया। हमारे नफ्सियात से जानने की कोशिश करेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड जो है चंद पैसों की खातिर किसी की भी जान लेने का, क्यों कर इतना ख़तरनाक होता जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर इन्होंने हमला किया है और जिसने हमला कराया उसको पता था कि जो बंदा है वो डिप्टी कमिश्नर है FBR का,
सरकारी अफसर है, उसके असर रसूख भी होगा और मुलजिमान उसके ऊपर फायरिंग करके बच नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हमला करवाने वाले ने भी और करने वाले ने भी ये जानते हुए भी हमला किया। इसकी क्या वजह है? बेसिकली हम ये समझते हैं कि जहाँ पे सिस्टम की वीकनेस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये पॉइंट कि हमारे यहाँ पे क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट में सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, सही मगर प्रैक्टिस नहीं होता। और अक्सर लोग जो जुराइम कर रहे होते हैं उनको यकीनी तौर पे ये यकीन होता है कि वो किसी ना किसी तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स करके फैमिली के साथ बार्गिन करके कुछ ना कुछ करके वो सज़ा से बच जाएंगे। जब इंसान के पास ये ऑलरेडी एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है आपके इस सिस्टम का कि वहाँ पे सज़ा उतनी आसानी से नहीं मिलती, लोग बड़े आसानी से सिस्टम से निकल जाते हैं, तो लोगों में जराइम करने का खौफ जो है वो कम होता जाता है, वो डरना ख़त्म कर देते हैं और वो किसी भी हद तक का कोई भी जुर्म जो बड़ा इजीली कर सकते हैं बिकॉज दे हैव दिस के जी वो छूट जाएंगे किसी ना किसी तरह से। सो आई एम मेरे ख्याल में अभी ये जो जिन्होंने अभी किया है उनके जहन में भी ऑलरेडी ये चीज़ होगी क्योंकि वो पास्ट में भी इस तरह की चीज़ करके सिस्टम से निकल चुके हुए हैं और दोबारा उनको जो है चीज़ें उनकी इस तरह की हैं कि जी वो बच जाएंगे। इस वजह से शायद वो ये डर और खौफ जो है उस तरह से नहीं है उनके अंदर कि उन्होंने क्राइम नहीं करना या सज़ा नहीं मिलेगी। ये चीज़ जो है मैं समझती हूँ कि जब तक आपको यकीन होता है कि आपको सज़ा मिल जाएगी आप जुर्म करने से डरते हैं। आप पकड़े तो हमारे यहाँ पे भी जैसे लोग जाते हैं मगर सज़ा नहीं मिलती, इस वजह से लोग बेधड़क जो है वो सोचे समझे बगैर भी जुर्म कर रहे होते हैं। आपने मुलजिमान की गुफ्तगू सुनी और गो कि मुलजिम कहता है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है लेकिन पुलिस के पास उसका 20 साल पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसके अंदर ना सिर्फ वो डकैती के मुकदमात में मुलविस रह चुका है बल्कि इक़दाम कत्ल भी कर चुका है। साथ ही साथ उसने 2 ऐसे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद की है सिर्फ लालच में, जिनको उसने लक़ब दिलवाया है शूटर का। और आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इस दौर के अंदर शूटर्स को ना सिर्फ बाकायदा प्लानिंग के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है बल्कि अपनी दुश्मनियाँ निभाने और दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए शूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन लड़कों की इब्तदाई ज़िंदगी के अंदर ही उनके ऊपर लक़ब जो है वो शूटर्स का लग गया और उनके ऊपर जो पर्चा दर्ज हुआ उसके अंदर भी ये कहा गया कि शूटर्स ने डिप्टी कमिश्नर FBI के ऊपर फायरिंग की। पुलिस का आपने वर्जन सुना। हमारे पास माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, लालच है, क्रिमिनल टेंडेंसीज थी मुलजिम के अंदर जो वो उससे बाहर नहीं आ सका, हालांकि उसके मुताबिक 48,000 रुपये उसको तनख्वाह मिल रही है, भैंसें उसने रखी हुई हैं और उसका यानी फाइनेंशियली वो बिल्कुल ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो लालच कर रहा है। ये लालच है या कुछ और चीज़ है, उनसे जानते हैं। ताहिरा साहबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने एक शख्स ने खुद गलती करनी है लेकिन वो अपनी गलती अपनी लालच के अंदर और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। लोग कैसे उसकी लालच में आ जाते हैं? जैसे इस केस के अंदर तफसीर ने 2 लाख रुपए की लालच की और उसने अपने भांजे भतीजे और उसके दोस्त को डिप्टी कमिश्नर के ऊपर फायरिंग करने के लिए रजामंद कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? बेसिकली जैसे हमारे यंगस्टर्स जो हैं, एक तो जिसने दावत दी है कि वो शूटर बन सकते हैं वो करें, हमला करते हैं, हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो और बच्चे उसको एज रोल मॉडल भी अपने लिए उनके लिए बने हुए हैं और इस वजह से वो इस तरह के काम जो भी वो उन्होंने कहा उसको एनालिसिस करने की बजाय उन्होंने फ़ौरन वो एक्सेप्ट किया क्योंकि वो इतना शायद ब्लाइंडली उसको ट्रस्ट करते थे कि वो बंदा उनको यानी कुछ भी कहेगा तो वो कर सकते हैं। सो ये एक वजह हो सकती है, रोल मॉडल में भी वो हो सकता है। दूसरा क्योंकि वो उसके मुलाजमीन थे तो मे बी देयर इज़ समथिंग प्रेशर इन्वॉल्व के जी उसको नहीं कहा जा सकता और वो काम जो है वो कर रहे हैं। और इट मे बी कि उन जैसे इस जो मुजरिम है उसकी एक जो है हिस्ट्री है क्राइम की, मे बी वो बच्चे भी छोटे मोटे कहीं ना कहीं अपनी गली मोहल्ले में छोटी छोटी चीज़ों में रोबदारी में थोड़ा सा अपना ठाट बाट दिखाने में जो है मशहूर हों और फिर उनके लिए ये चीज़ बड़ी अपीलिंग हो कि वो उन्होंने ये चीज़ें की हैं और वो उनका थोड़ा रोब और उस कम्युनिटी में बढ़ जाएगा, लोग उनसे और ज़्यादा डरना, दबदबा थोड़ा सा जो है बढ़ जाएगा और फिर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन उनकी डिफरेंट हो जाएगी, लोग डरना शुरू हो जाएंगे। इन सारे मुहरकात की वजह से मे बी वो जो यंग दोनों लड़के हैं उन्होंने इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया है। ऑफ कोर्स उसमें फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25,000 आपको शूटिंग के मिलते हैं विच इज़
ऑफ कोर्स ये एक बहुत छोटी अमाउंट है जो वो क्राइम कर रहे हैं उसके मुकाबले में, मगर उसके साथ जो दूसरी चीज़ें उनको मिल रही हैं, दबदबा, डर और लोगों के ऊपर रोब जो है, वो इसको वैलिडेट कर रहा होगा उनके लिए कहीं ना कहीं, और इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया है। एट द सेम टाइम अगर वो अपनी टीन्स में हैं, टीनेजर्स हैं, तो हम समझते हैं, हमें ये पता चलता है कि टीन्स में यूजुअली लोगों को इस तरह की चीज़ें, वायलेंस जो है बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। वो चाहते हैं कि लोगों के ऊपर उनका एक कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज होना चाहिए, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व जो है हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो आदमी जिसने उनको उकसाया है इस चीज़ के लिए, मे बी उनको उसके ऊपर इतना ट्रस्ट था कि अगर कुछ हो भी जाता है तो ही विल बी देयर टू सेव देम, और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनके दिमाग में ऑलरेडी होंगी, उस एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें पहले से एक्सरसाइज हो रही होंगी, इसी वजह से। डॉक्टर साहब, अगर एक शख्स सिक्योरिटी गार्ड हो, 48,000 रुपये उसको तनख्वाह मिल रही हो, भैंसें वगैरह उसने रखी हो, 30,000 रुपये पे उसके मुलाजिम भी 2 रखे हों, यही लड़के, तो वो 2 लाख रुपये की लालच क्यों करेगा? कर सकता है, क्योंकि 48 जो हज़ार है वो शायद उसमें से 30,000 चला जाता है और बकाया आपके पास बहुत थोड़ी चीज़ें जो है रहती हैं। लेकिन मुलाजिम तो बाय चॉइस बंदा रखता है। हाँ बिल्कुल, बाय चॉइस है, मगर शायद पैसे से ज़्यादा जो है ये चीज़ें जो हैं, मैं समझती हूँ कि एक हमारी सोसाइटी का जो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और फिर जैसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी उसकी क्रिमिनल टेंडेंसीज जो हैं वो हैं, और वो क्राइम करता रहा। एंड वी नेवर नो कि जब उसने पास्ट में अपना एक क्राइम किया, उसके बाद उसने कितने छोटे मोटे इस तरह के क्राइम किए हैं जो कि नज़र नहीं आ सके, मगर वो उस चीज़ में रहा ज़रूर है। सो हम ये नहीं कह सकते कि उसने वो 10-12 साल जो हैं वो क्राइम फ्री लाइफ जो है वो गुजारी है, मे भी गुजारी हो और मे भी ना गुजारी हो। ऐसा मुमकिन है वैसे कि डॉक्टर साहब, ज़हनी हवाले से अगर बात की जाए कि अगर इंसान किसी तरह से क्राइम करता हो, यानी ये डकैतियाँ और इक़दाम कत्ल, यानी इसने कत्ल करने की कोशिश की हुई है और उसके बाद 20-22 साल का एक लॉन्ग स्पैन उसने कुछ ना किया और दोबारा करे, तो ऐसा मुमकिन है कि बंदा कोई क्राइम करता हो और बिल्कुल छोड़ दे, या ये मुमकिन नहीं है इसीलिए दोबारा आ जाते हैं? देखें, दोनों चीज़ें मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि इंसान क्राइम फ्री जो है वो अपनी लाइफ गुजार ले। आप थोड़ा सा उसका सब्स्टिट्यूशन देखिए, वो क्राइम करता रहा, उसके बाद उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो जॉब ली है, वो कोई और जॉब भी ऑप्ट कर सकता था। उसकी पर्सनैलिटी में वो जो एक गन पकड़ना और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हैं कि तो उसने उस चीज़ को ऑप्ट किया है और उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है कहीं अपने प्रोफेशन के साथ, और वहाँ से भी उसकी सेटिस्फेक्शन जो है किसी ना किसी तरह से वो हो रही होगी। ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर कोई अच्छी बिल्ड वाला सिक्योरिटी गार्ड हो तो लोग उससे डरते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। और 48,000 अगर वो ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो अच्छी किसी फैमिली के पास जो है वो उसका था वो, तो एक्चुअली वो अपनी इन क्रिमिनल टेंडेंसीज़ को किसी और वे से पॉजिटिवली सेटिस्फाई कर रहा है जो कि उसका प्रोफेशन है। मगर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग जो हैं एक दफ़ा क्राइम से बाहर निकल आएँ और वो फिर अपनी क्राइम फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ, उनकी जो टेंडेंसीज़ जो हैं, क्रिमिनल टेंडेंसीज़, अगर उनको बेहतर वे आउट ना मिला हो, पॉजिटिव वे आउट ना मिला हो, वो दोबारा भी इवोक हो सकती हैं और दोबारा भी वो क्राइम्स में जा सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़। अब जिन लोगों के ऊपर इन्होंने हमला किया है और जिसने हमला कराया उसको पता था कि जो बंदा है वो डिप्टी कमिश्नर है FPR का, सरकारी अफसर है, उसके असर रसूख भी होगा और मुलजिमान उसके ऊपर फायरिंग करके बच नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हमला करवाने वाले ने भी और करने वाले ने भी ये जानते हुए भी हमला किया। इसकी क्या वजह है? बेसिकली हम ये समझते हैं कि जहाँ पे सिस्टम की वीकनेस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये पॉइंट कि हमारे यहाँ पे क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट में सज़ा का कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, सही, मगर प्रैक्टिस नहीं होता। और अक्सर लोग जो जराइम कर रहे होते हैं उनको यकीनी तौर पे ये यकीन होता है कि वो किसी ना किसी तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स करके, फैमिली के साथ बार्गिन करके, कुछ ना कुछ करके वो सज़ा से बच जाएंगे। जब इंसान के पास ये ऑलरेडी एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है आपके इस सिस्टम का कि वहाँ पे सज़ा उतनी आसानी से नहीं मिलती, लोग बड़ी आसानी से सिस्टम से निकल जाते हैं, तो लोगों में जराइम करने का खौफ जो है वो कम होता जाता है, वो डरना ख़त्म कर देते हैं और वो किसी भी हद तक का कोई भी जुर्म जो बड़ा इजीली कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दिस के जी वो छूट जाएंगे किसी ना किसी तरह से। सो मेरे ख्याल में अभी ये जो जिन्होंने अभी किया है उनके जहन में भी ऑलरेडी ये चीज़ होगी, क्योंकि वो पास्ट में भी इस तरह की चीज़ करके सिस्टम से निकल चुके हुए हैं और दोबारा उनको जो है चीज़ें उनकी इस तरह की हैं कि जी वो बच जाएंगे। इस वजह से शायद वो ये डर और खौफ जो है उस तरह से नहीं है उनके अंदर कि उन्होंने क्राइम नहीं करना या सज़ा नहीं मिलेगी। ये चीज़ जो है मैं समझती हूँ कि जब तक आपको यकीन होता है कि आपको सज़ा मिल जाएगी, आप जुर्म करने से डरते हैं।
आप पकड़े तो हमारे यहाँ पे भी जैसे लोग जाते हैं मगर सज़ा नहीं मिलती, इस वजह से लोग बेधड़क जो है वो सोचे समझे बगैर भी जुर्म कर रहे होते हैं। अगर सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली इस तरह के बिहेवियर्स को करते हुए इंसान ज़रूर सोचेगा कि वो पकड़ा जाएगा और उसको सज़ा जो है वो होगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तहरा रुबाब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अगर मैं आपको सिर्फ हाल ही में होने वाले ऐसे वाक़यात बताऊं तो MPA बिलाल यासीन पर शूटर्स के ज़रिए हमला करवाया गया और मुलजिम जो बआसानी मुल्क से बाहर फ़रार हो चुका है और उसको अभी तक पुलिस नहीं गिरफ़्तार कर सकी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर FPR एक बड़ी पोस्ट है, सरकारी अफसर है, रसूख वाला अफसर होता है, उसके ऊपर क्योंकि वो इंक्वायरियाँ कर रहे थे कंपनी की, तो कंपनी के जान पहचान वाले ने शूटर्स को हायर करके 2 लाख रुपए के एवज उसके ऊपर फायरिंग करा दी। मौजाना तौर पे वो बच गए लेकिन फायरिंग करवाई गई। इसी तरह शहरियों के ऊपर भी शूटर्स के ज़रिए फायरिंग करवाई जा रही है और ये सारा कुछ सज़ा ना मिलने की वजह से जो है वो पनप रहा है। और जैसे पुलिस अफसरान की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो भी ये समझते हैं कि मुलजिमान 2-3 साल जेल रहते हैं। मीनवाइल सुलह के लिए दबाव और प्रेशर जो है वो डेवलप किया जाता है मुद्दईयों के ऊपर। मुद्दई ज़्यादातर सुलह सफाई कर लेते हैं या वो केस की पैरवी नहीं करते और उसका फ़ायदा मुलजिमान को होता है। और जब मुलजिमान जेल से रिहा होकर यानी बग़ैर सज़ा के रिहा होकर वापस आते हैं तो वो मज़ीद बड़े क्रिमिनल बन गए होते हैं। और यही वजह है कि अभी हम देख रहे हैं कि शूटर्स का बेदरेक इस्तेमाल हो रहा है। कत्ल और गारत के अंदर मुलजिमान को मैक्सिमम पेनल्टी नहीं मिल रही और जराइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर हुकूमत को कुछ ना कुछ संजीदगी से करने की ज़रूरत है ताकि सियासतदान, अफसरान और आम आवाम इस तरह के मुलजिमान से महफूज रह सकें। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।